आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर राम पुनियानी साहब हैं। डॉक्टर साहब आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पक्ष है और इसके सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ-साथ आप अगर धन-दौलत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे जो है वो अमीर पार्टी है। इसके पास के खज़ाने में दौलत की कोई कमी नहीं है। इसी के अलावा हम ये देखते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघ परिवार भी है और ये सब के होते हुए भी महाराष्ट्र के चुनाव को अगर हम देखें, तो चुनाव से 1 दिन पहले विनोद तावड़े की एक वीडियो आती है, जो कि संघ से आए हुए भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो रुपया बाँटते हुए वीडियो में दिखाई देते हैं और उनके पास जो है वो कैश मिलता है, उनकी गाड़ी में भी जो है वो थैला मिलता है, रुपयों का थैला। और चुनाव के 1 दिन बाद अडानी के ऊपर जो है वो अमेरिका में इल्ज़ाम लगता है, एफआईआर दर्ज होती है। अडानी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो भी जो है वो संघ परिवार का एक हिस्सा है। तो मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो संसाधन हैं, उसको असल में और इतना बड़ा संघ परिवार भी जिसके पीछे खड़ा है, उसको एक चुनाव जीतने के लिए रुपया बाँटने की या उसके सबसे बड़े समर्थक को जो है वो फ्रॉड करने की और रिश्वत देने की क्या ज़रूरत? इसके बगैर वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? जी देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये सत्ता में किसी भी हालत में बनी रहना चाहती है। इसका प्राइमरी उद्देश्य है साम, दाम, दंड, भेद जो भी तरीका हो, सत्ता में बने रहें। और आपको थोड़ी और याद दिला दूं, 1990 के आसपास इनका एक नारा था, ए पार्टी विथ ए डिफरेंस। यानी एक ऐसी पार्टी है जो दूसरी पार्टियों से अलग है। यानी भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं रखती, नैतिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती, और इनका जो पितृ ऑर्गेनाइजेशन है, फादर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, वो संस्कार की बात करता है, मूल्यों की बात करता है। जबकि आप चुनावी मैदान में देखें तो जब से भाजपा ऊपर आई है, चुनावों में पैसे का खेल बहुत बड़ा बढ़ गया है। और ये अभी की बात नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले जो मोटे तौर पर पैसे का उपयोग आया था, तो जनता में बांटने के लिए नहीं था, वो एमएलएस और एमपीज को खरीदने के लिए था। आपको याद होगा, पहले गोवा, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ की सरकारें जो गिराई गई, उसमें कहा जाता है कि पैसे का भी बहुत लेन देन था। और अभी महाराष्ट्र में ये बात प्रचलित थी कि जो पहले सरकार थी कांग्रेस और शिवसेना की, उसको गिराने में भी पैसे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ एक लोकप्रिय बात बोलते हैं, 50 खोके ओके ओके, यानी 50 खोके का मतलब करोड़, 50 करोड़ के आधार पे इस सरकार को बदला गया है। और ये अपने आप को इस पे गर्व महसूस करते हैं कि हम किसी भी आधार पे सत्ता में रहना चाहते हैं। और आम लोगों ने दिखा दिया है कि वो इस पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है। अगर आप 2014 का चुनाव देखें, तो उसमें महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सीटें थी, 23 से गिरकर 9 हो गई, 23 से गिरकर 9 हो गई। और इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे एक तो कारण था कि इनकी जो विभाजनकारी राजनीति है, उसका भंडाफोड़ हो रहा है। दूसरी तरफ मराठों का बड़ा एक तबका इनके विरोध में खड़ा है, जो जरांगे पाटिल और ये। तीसरी बात देखिए, तो यहाँ जो कृषि का हाल है वो एकदम भयानक है। और चौथी बात कि इन्होंने जिस प्रकार से मुसलमानों को प्रताड़ित किया है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल खड़ा किया है, नफरत के नारे दिए गए हैं। अभी अभी उन्होंने नया एक शब्द निकाला, वोट जिहाद। वोट जिहाद, अब एक जिहाद शब्द उनको मिल गया है, उनको असली मतलब पता नहीं है, और इसके आधार पे वो मुसलमान समाज को बदनाम, प्रताड़ित करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो जो सामाजिक समीकरण है, उसमें मराठा का एक सेक्शन हो गया, दलित आदिवासियों का बड़ा सेक्शन हो गया, मुसलमानों का सेक्शन हो गया, और क्रिश्चियंस को भी आप देखिए, उनके भी जो अलग अलग प्रार्थना के स्थल हैं,
उन पर भी हमले किए गए थे, ये कह के कि भाई ये तो कन्वर्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए और इसमें एक और बात भी जोड़ दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहली निकली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरी निकली, इन दोनों का भी काफी सकारात्मक असर चुनाव में हुआ। ये खुद फडणवीस ने माना कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण हम लोकसभा में उतनी मजबूती से काम नहीं कर पाए जितना करना था। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरे अपने संघ परिवार के लोगों से चर्चा किया, विमर्श किया, और अब इस चुनाव में वो उतरे हैं। तो उनको जीतना है, इसके लिए एक तरफ तो आरएसएस उनके साथ खड़ा है, अडानी अंबानी जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं, और लोगों में पैसे बांटने में इनको कोई गुरेज नहीं है। एक पत्रकार है अशोक वानखेड़े ने कहा था कि एक बड़े ट्रक ने कंटेनर में भरकर महाराष्ट्र में पैसे आए थे गुजरात से। वैसे तो महाराष्ट्र की सब इंडस्ट्री वगैरह गुजरात में जा रही है, वो बात अलग है, पर महाराष्ट्र एक कंटेनर में गुजरात से पैसे भर के यहाँ आए थे, और यहाँ तक उन्होंने दावा किया कि एक एक वोट के लिए 10,000 खर्चा करने को तैयार है। तो ऐसे इसमें ये जो 5 करोड़ आप कह रहे हैं विनोद तावड़े के पास पकड़े गए, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये इनके तरीके में आता है। जैसे भी हो, नैतिक अनैतिक तरीका, ईडी आईडी का उपयोग, इलेक्शन कमीशन को जेब में रखना, इस सब तरीके से वो चुनाव जीतने में विश्वास रखते हैं। और वही बात में इसके कारण पैसे को बांटने में भी कोई परहेज नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पैसे का जो है वो उपयोग बहुत बढ़ गया है, और बीजेपी जो है वो 2 पहियों पे चलती है, एक संघ का पहिया है, एक पैसे का पहिया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर और ज्यादा पैसे बीजेपी के पास आ जाएं, तो उसकी निर्भरता संघ पे से कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? यानी एक समय ऐसा आएगा कि बीजेपी ये बोले कि हमारे पास इतना पैसा है और हम इसको बांट के सरकारी खजाने से लाडली बहन योजना और मुख्तलिफ नामों से पैसे लुटा के हम इलेक्शन जीत लेंगे, आप लोग आराम कीजिए, आप लोग बहुत 100 साल से काम किया, अब जो है वो हमको अपना काम करने दीजिए। ऐसा समय भी आ सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा, मुझे नहीं लगता। देखिए, अभी लोग भले ही पैसा ले लें, पर फिर भी उनके अंदर जो एक चोट लगी हुई है भुखमरी की, बेरोजगारी की, और समाज में बंटवारे की इनकी जो राजनीति है, वो लोगों के सामने स्पष्ट आ गई है। तो इनको अपने एजेंडा के आधार पे तो चुनाव जीत नहीं सकते। और ये बात आपने पहले भी देखी है कि अभी भी जो सरकार बनी है वो गैर कानूनी सरकार है महाराष्ट्र में, और पैसे की तो कमी नहीं है। सिर्फ पैसे के आधार पे चुनाव जीत सकते तो ये कर्नाटका में चुनाव हारते नहीं। आपने देखा है पैसे का इस्तेमाल वहां भी बहुत हुआ था, पर फिर भी लोगों ने उनको चुनकर नहीं दिया। और मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव में अभी तो रिजल्ट आने के हैं, पर केवल पैसे के आधार पे चुनाव जीते नहीं जा सकते। पिछली बार तो इंडिया का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस, उसके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए थे, फिर भी उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा। और बीजेपी के पास तो पैसे की गंगा बह रही है, उसके बावजूद बीजेपी 300 सीटों से गिरकर 239 सीटों पे आ गई। तो सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, और आरएसएस का तो रोल लगातार बना रहेगा। अभी जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे के बाद हम समझ गए कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो नैरेटिव खड़ा किया है उसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमने संघ से जुड़े हुए 30 संगठनों को संपर्क किया और कहा कि आगे आने वाले चुनाव में आप ऐसी भूमिका कीजिए कि बीजेपी ने जीतना चाहिए। ये फडणवीस साहब का खुद का बयान है, जो अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी प्रमुखता से आया था, और दूसरे अखबारों में भी अलग अलग तरीके से इसको कैरी किया गया। तो मेरी मान्यता है आरएसएस तो इनका पितृ संगठन है, उनमें तो बाप बेटे का संबंध है, उससे आरएसएस से तो कन्नी काटने का कोई सवाल ही नहीं है। और पैसा रहे, ठीक है, पैसा जितना भी ले लें, केवल पैसे के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपकी पुरानी नीतियां, समाज में जिस प्रकार से आपने नफरत फैलाई है, जिस प्रकार से समाज को बंटवारा किया है, वो इनके खिलाफ एक गहरे रूप में जाएगा, और केवल पैसे से उसका मुकाबला करना असंभव है।
प्रोफेसर साहब, आपने फडणवीस का जो स्टेटमेंट बताया, उससे 2 बातें समझ में आती हैं। जी, एक तो ये कि चूँकि भारत जोड़ो यात्रा ने एक नैरेटिव सेट किया और एक जी, नया चुनौती खड़ी की, इसलिए हम जो है वो लोग विधानसभा चुनाव के पास के के वक़्त आरएसएस के पास गए और हमने ये कहा कि भई आप हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए आइए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह की चुनौती ना हो और लोकसभा के विधानसभा के वक़्त गए, इसका मतलब लोकसभा के वक़्त नहीं गए थे और चूँकि हम नहीं गए थे इसलिए आरएसएस नहीं आया हमारी मदद के लिए। इसलिए हमने जा कर के उनको समझा-मना के वापस लाए, ताकि कम से कम विधानसभा में हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाएँ। तो ये तो स्टेटमेंट जो है वो संघ परिवार के अंदर जो इनके रिलेशंस हैं, उसके बारे में बहुत ही खतरनाक किस्म का चित्र पेश कर रहा है। जी। देखिए, आरएसएस तो हमेशा तैयार है इनकी मदद करने के लिए। आपको एक छोटी-सी जानकारी दे दूँ कि जब से 10 साल से भाजपा सरकार है, तो आरएसएस की शाखाएँ पहले से डबल से ज़्यादा हो गई हैं। आरएसएस की ताकत पहले से और भी बढ़ गई है। तो और आरएसएस को जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लाना है, वो तो बीजेपी के राज में ही खतरनाक तरीके से उसको बढ़ाया जाता है। तो इनके आपसी संबंध जो हों, छोटे-मोटे मतभेद जो हों, इनका दोनों का एजेंडा एक ही है और उसमें आरएसएस का जो नियंत्रण है बीजेपी बीजेपी पर, वो पूरी तौर से कंप्लीट है। तो उसमें कोई शंका नहीं है कि इन दोनों के संबंध भी गहरे हैं और ये आरएसएस हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार खड़ा रहेगा और अभी तो उन्होंने खुद होके भी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, तो उसका परिणाम ये खुद के फेवर में लाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की एकदम जब चरम सीमा पे था चुनाव की मुहिम, तो उस जी, वक़्त बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा, खुद जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंडियन एक्सप्रेस में जो है वो फ्रंट पेज पे छपा कि पहले जब हम लोग बहुत कमज़ोर थे, तो उस वक़्त हमको संघ की ज़रूरत थी, आरएसएस की ज़रूरत थी, लेकिन अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हम जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और अब हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। यानी इतना कैटेगोरिकली बयान था और बाद में आरएसएस के कुछ लीडर्स ने भी हार के बाद ये कहा कि जब उन्होंने ये कह दिया, पब्लिक में कह दिया, तो इससे हमारे लोगों पे कुछ असर पड़ा और उनका जो उत्साह था, उसके ऊपर जो है वो उसका प्रभाव पड़ा। तो आप इस तरह के स्टेटमेंट को जो कि पब्लिकली दिए जाएँ, जी, इसको आप क्या माना देंगे? और ये बात भी बीच में आती रही है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भागवत को वो महत्व नहीं देते जो पहले वाले जी। बीजेपी के लीडर जो है वो सरसंघचालक को देते रहे हैं। तो एक तो जेपी नड्डा का बयान और दूसरे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का रवैया, ये दोनों को अगर हम मिला के देखते हैं तो फिर क्या सिचुएशन क्या स तस्वीर बनती है? देखिए, इसमें मुझे एक बात लगती है कि ये उनके परिवार के अंदर का मामला है। अंदर का मामला है कि जैसे बीजेपी का ईगो जिसको कहेंगे, उनके अहम, ये काफ़ी बढ़ता जा रहा था और उस समय मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कि डायरेक्टली ईश्वर ने भेजा हुआ है, माँ के गोद से पैदा नहीं हुए, इस प्रकार की बात कही। तो उनके ईगो का सवाल था। ईगो के चलते कारण उन्होंने आरएसएस के सरसंघ चालक को उतना महत्व नहीं दिया और ये बताने की कोशिश की कि हम किसी से कम नहीं, यानी हम अपना मामला पूरा देख लेंगे। तो उसके चलते जेपी नड्डा ने दिया होगा। पर मेरे ख्याल से लोकसभा के नतीजे के बाद उनका वो जो पारिवारिक तनाव है आरएसएस और बीजेपी के बीच में, वो फिर से सेटल हो गया होगा और वो भागवत ने भी बाद में इस बात को एक अलग तरीके से लिया ताकि उनके परिवार में फूट जो है वो टेम्परेरी रहे, परमानेंट ना हो और उनके हिंदू राष्ट्र का एजेंडा वो बिना बिना हिचकिचाहट के, बिना रोक-टोक के चलता रहे। डॉक्टर साहब, आरएसएस हमेशा ये कहती रही है और भाजपा भी उसके सुर में सुर मिलाती है
कि हम जो जी, है वो कोई अवसरवादी राजनीतिक दल नहीं है, कोई एक खानदान का कोई कॉर्पोरेट नहीं है, बल्कि हमारे बड़े दर्शन हैं, हमारा महान उद्देश्य है, जिसका अभी आपने ज़िक्र भी किया, हिंदू राष्ट्र का ज़िक्र। तो किसी महान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए उसका मार्ग भी जो है वो महान होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो रास्ते दिखाई देते हैं कि कहीं पे जो है आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे आप गालियाँ दे रहे हैं, कहीं पे आप धमकियाँ दे रहे हैं, कहीं पे आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं पे आप जो है वो पैसे बाँट रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, खज़ाने में से दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। तो एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये जो साम, दाम, दंड, भेद वग़ैरह का जो मार्ग अपनाया गया है, तो ये कैसे संभव है कि इस मार्ग से कोई महान चीज़ प्राप्त हो जाए? कि देखिए खुद को महान बोलने से कोई महान नहीं बनता। और बीजेपी का जो हमने चरित्र देखा है ज़मीनी धरातल पर, वो बिल्कुल वैसा ही है कि जो उनको तरीकों की कोई परवाह नहीं है। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर सही रास्ते पर नहीं चले, तो सही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। पर बीजेपी इस बात को केवल कहती है और उसके करने में, कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। उसकी जो करनी है वो जो है उसके खाने के दाँत हैं और वो जो कहती है उसके दिखाने के दाँत हैं। तो जैसा हम कहते हैं हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, वही हाल इनका भी है। कहने को तो बड़ी आदर्शवादी बातें कहते हैं, करने को वो जो हथकंडे अपनाते हैं चुनाव में, वो बिल्कुल निंदनीय है, इसमें कोई शंका नहीं है। डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न ये है कि हम जानते हैं संघ के दृष्टिकोण से विजयदशमी का जो अभिभाषण होता है सरसंघचालक का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें वो बताते हैं कि उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, वो ये भी बताते हैं कि उनका आगे का जो है वो प्लान क्या है और चुनौतियाँ क्या हैं। तो इस बार जब सरसंघचालक आए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, तो सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने ये बताई कि देश का जो है वो स्थान अ, ग्लोबल सतह पर पूरे विश्व स्तर पर बहुत बढ़ गया है। और इसमें उन्होंने कहा कि जनता के साथ-साथ सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक तरफ तो ये दावा कि पूरी दुनिया के उस पर जो है वो हमारा हमारी जो पोज़ीशन है, वो बढ़ गई है। हम अपने विश्व गुरु वाले स्टेटस के बहुत करीब पहुँच गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एक तो मैंने अभी अडानी का ज़िक्र किया था कि अडानी के ऊपर जो है वो यूएस का एक कोर्ट ये कर देता है कि साहब इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने रिश्वत दी है। और उससे पहले एक हमारा जासूस अमेरिका में पकड़ा जाता है। पिछले हफ्ते लॉरेंस बिश्नोई का भाई अमन बिश्नोई को जो है वहाँ से गिरफ्तार करके लाया जाता है। और वहाँ की अमेरिका की एक छोटी कोर्ट जो है वो अजीत डोवल का नाम अपनी एक एफआईआर में डाल देती है। इवन अमित शाह के ऊपर जो है वो उँगलियाँ उठती हैं। और अभी कल की खबर ये है कि कनाडा के जो गवर्नमेंट सोर्सेस है उससे एक अखबार ने खबर छापी है कि जो नज्जर का मर्डर हुआ था, उसकी खबर खुद प्रधानमंत्री को भी थी। तो जब इस तरह की बातें पूरी दुनिया में मतलब दुनिया के बड़े देशों में हो रही हो, तो वो जो विश्व गुरु वाला जो दावा है, उसको क्या गयाना के अवार्ड से या इस तरह के छोटे-छोटे देशों नाइजीरिया के अवार्ड से हम अपने आप को विश्व गुरु बना लेंगे? मेरे ख्याल से खुद को विश्व गुरु घोषित करना इसमें कोई मतलब नहीं है। आप विश्व गुरु तभी होते हैं जब दूसरे देश के नेता आपके नेता को फॉलो करते हैं, आपके आदर्शों को लेके चलते हैं और आपके आदर्शों के आधार पे आपसे संबंध बनाते हैं। अभी आप देखिए दुनिया भर में, दूर तो मत जाइए, अपने पड़ोसी देशों से भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। पड़ोसी देश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, अभी तो देखने की बात है। और कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका,
अब अमेरिका में ट्रम्प साहब बोलते हैं कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, और जहाँ तक अभी ट्रम्प के पावर में आने की बात चल रही है, तो पहले तो वहाँ जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के कई निवासी हैं जिनके पास उचित पेपर्स नहीं हैं, उनको भगाने की तैयारी चल रही है। तो ये कोई विश्व गुरु का संकेत नहीं है कि हमारे लोग जो अमेरिका में गए हुए हैं उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और यही हाल जैसे आपने बराबर बताया, कनाडा में किस प्रकार से हुआ, अमेरिका में किस प्रकार से हुआ, बिश्नोई के केस के आसपास, वो भी उससे बहुत दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ेगी ऐसा नहीं लगता। और दुनिया में विश्व गुरु है कि नहीं है, ये कई बार आपकी पासपोर्ट की ताकत से पता चलता है। पासपोर्ट का एक इंडेक्स होता है जिससे बताते हैं किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो ऐसा देखने में आया कि भारत के पासपोर्ट की जो इंडेक्स है तो पिछले सालों में गिरी है। और ये नहीं, विश्व गुरु की बात आप करते हैं, भारत अभी भूख का एक जो इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स, उसमें नीचे से चौथा या पांचवा है, नीचे से, ऊपर से नहीं। यानी सोमालिया जैसे गरीब देशों के साथ हमारी तुलना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, धर्म की आजादी, इसमें भी हमारा लोकतंत्र की आजादी, सब मानदंडों पे हमारा जो है वो नीचे गिरावट चालू है। तो इसके इस समय पे खुद को धर्मगुरु होने का दावा करना ये बड़ा मजाक है। और वैसे भी धर्मगुरु, ये विश्व गुरु कहना, ये आपका खुद का काम नहीं है। खुद को कहने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। दूसरे जब आपको महात्मा कहें, विश्व गुरु कहें, तब उस बात को आपको सीरियसली लेना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मजाक है देश के साथ कि ये लोग खुद को विश्व गुरु घोषित करते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और बहुत जल्द दूसरी बन जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है वो हम सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो जाएगा और सारे लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे। तो इस दावे को आप किस नजर से देखते हैं? ये भी मुझे लगता है खोखला दावा है। और दुनिया में दूसरी पायदान पे आना, तीसरी पायदान पे आना, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे समाज में जो गरीबी का इंडेक्स है, भुखमरी है, स्वतंत्रता है, लोगों को जीवन की जो राहत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर अगर लगाम हो तो उसको मैं विकास का वास्तविक मानदंड मानूंगा। अब ये अडानी की संपत्ति बढ़ गई, अंबानी की संपत्ति बढ़ गई, तो उसमें कोई देश के लोगों की प्रगति हुई, इस बात को मैं नहीं मानता। और जिस प्रकार से ये दावा कर रहे हैं, अब उसका तो खैर अर्थशास्त्री बताएंगे कि भारत की जगह इकोनॉमी में क्या है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब देश भी बड़ा है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया था शुरू में 40-50 सालों में। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के, बड़े बड़े हमारे विज्ञान के क्षेत्र के बहुत बड़ी आधारशिला रखी, तो उतना तो विकास हुआ ही है। पर पिछले 10 सालों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना या विकास या कोई बात ऐसी नहीं हुई है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को इतना बड़ा उछाल मिलेगा। तो ये भी बात, मैं इसको भी कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता कि हम एक बड़ी इकोनॉमी बनने को जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे मूलभूत प्रश्नों पर हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन किया। हम आगे भी आपसे इस तरह के विषय पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया सर। जी, लॉग आउट कर दूं? जी जी, लिंक भेज दीजिए। हाँ मैं